चलिए, तो चिल्ड्रन एनी मनी विच इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली, बैंक से लोन लिया, ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, पुरानी एसेट आपने बेच दी, ये जो पैसे आ रहे हैं, विल इट बी कमिंग ऑन रेगुलर बेसिस टू योर बिजनेस? इट विल कम समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. सो इट इज रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग. तो कौन सा रिसिप्ट हुआ? कैपिटल रिसिप्ट. गॉट इट क्लियर? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल प्रॉफिट में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को. कंफ्यूजन ऐसा ही है, 100 करोड़ का लैंड था गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी डीलर प्राइवेट वाले को 110 करोड़ में बेच दिया. हाउ मच इज द प्रॉफिट एलिमेंट? ये 10 करोड़ कैपिटल प्रॉफिट. आई रिपीट, ये कैपिटल. टोटल रिसिप्ट कितनी हुई? 110. 110 will be called as a capital receipt, and element of 10 crore is capital profit. Difference समझ में आ गया? तो we can say like this कि capital profit is a minor component of capital receipt. Capital receipt के अंदर ही वो जुड़ा रहता है. Heard this well everybody? Children, heard this well? चलिए. So if you borrow loan from bank, will you be doing the borrowing every day? 5-10 times in a year? कभी पैसा एक बार जरूरत पड़ी, ले लिया, इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो 4-5 साल में एक बार होगा ये काम हमेशा. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. यू आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम एचडीएफसी, फ्रॉम कैनरा बैंक ऑन डेली बेसिस. आपका बिजनेस है इस चीज का. विल दिस एक्टिविटी बी ऑल्सो नॉन रेकरिंग? ये रेकरिंग है ये. तो बैंक का तो काम ही यही है, पैसा बोरो करके डिपॉजिट लेकर लोगों को लेंड करना. तो बैंक के लिए लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? पीपल लाइक यू एंड मी गो टू द बैंक एंड बोरो मनी. तो हमारे लिए बोरो करना क्या होगा? नॉन रेकरिंग. तो हमारे लिए कार खरीदना नॉन रेकरिंग है, बट कार शोरूम वाले के लिए कार खरीदना फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इज व्हाट चिल्ड्रन? तो आपको बिजनेस टाइप ध्यान में रखना है, तब आंसर बढ़वाना है. हर्ड वेल चिल्ड्रन? पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल खरीद रहे हैं इंडियन ऑयल से, रेकरिंग नॉन रेकरिंग? रेकरिंग. और टैक्सी वाले भी पेट्रोल खरीद रहे हैं, उनके लिए ये तो सबके लिए रेकरिंग हो जाएगा. तो कुछ ट्रांजैक्शन हर बिजनेस के लिए रेकरिंग होते हैं, और कुछ किसी के लिए रेकरिंग और किसी के लिए नॉन रेकरिंग. अभी धनतेरस पे मम्मी ने पापा के साथ जाके तनिष्क से 10-10 ग्राम के 51 कॉइन्स खरीद लिए रिश्तेदारों को देने के लिए. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तनिष्क के लिए कॉइन खरीदना किसी भी वेंडर से, इट्स रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? इट्स रेकरिंग. आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज रेकरिंग. समझ में आई बात की नहीं? और आप एज अ बिजनेसमैन हर साल 51 कॉइन्स खरीदते हैं अपने सो कॉल्ड सप्लायर्स को गिफ्ट देने के लिए. तो आपके लिए क्या होगा? ये सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट. बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसको खरीद के रखना चल रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा? नॉन रेकरिंग. तो मल्टीपल थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, सर इतना याद कैसे होगा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, व्हेन आई एम देयर. सारी टेंशन मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूं, इसीलिए आपको होमवर्क की टेंशन बस देता हूं. आपको कुछ रूल्स यहां पढ़ाए जाएंगे, वो रूल्स जब आप सीख लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी. चला जाए आगे, चले आगे. चलिए, तो कैपिटल प्रॉफिट अंडरस्टूड पीपल? तो लॉटरी प्राइस जीता बिजनेसमैन ने, केबीसी खेलने गया था, 1 करोड़ जीत के चलाया और बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दिया. विल दिस बी हैपनिंग एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ? वंस इन अ ब्लू मून. कभी कभी होता है. रेकरिंग नॉन रेकरिंग? बस ये याद रखना, जो कभी कभी हो, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी ना हो. अर्थक्वेक से अगर गुड्स डैमेज होते हैं, आई रिपीट, अर्थक्वेक से, तो क्या अर्थक्वेक हर दिन आता है? नो. बट अगर आपका गोडाउन चेरापूंजी में है, जहां बारिश सबसे ज्यादा होती है, एंड गुड्स गेट डैमेज्ड बाय बीइंग वेट और थ्रू फ्लड्स चिल्ड्रन, तो ये तो रेकरिंग होगा कि नहीं होगा? गॉट इट क्लियर? पक्का? तो एक बड़ा जोवियल ट्रांजैक्शन है, बड़ा मजा आता है उसको करने में. दिन में ऑफिस टाइमिंग्स में अगर गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो ये रेकरिंग माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि बेचने के लिए रखे थे. रात में अगर चोरी हो जाते हैं, तो ये नॉन रेकरिंग माना जाए. क्यों? क्योंकि रात वाली जो चोरी है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती. सर क्या दिन वाली चोरी हमेशा हो सकती है? चोरी नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं. गुड्स गोडाउन में रखे हैं,
दीमक लग गई, आई रिपीट दीमक लग गई। ऑयल का बिजनेस है, लीकेज हो गया एक्सेसिव हीट की वजह से, ये रेकरिंग नेचर है। बट अगर डाका डाल के 100 पैकेट ऑयल के चोर चुरा के ले गए चिल्ड्रेन, क्या चोरी भी एक रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी है? लीकेज वगैरह तो हो सकता है बिजनेस की वजह से, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन रेकरिंग। बिजनेसमैन एस्टिमेट करके चल रहा है कि मेरा अगर बिजनेस राइस का है, साल भर में अगर मैं 1000 क्विंटल चावल बाय सेल करता हूं, 5-10 किलो तो बोरी बोरी फट जाएगी, तो डैमेज होगा ही होगा। तो इट्स नॉर्मल और अब नॉर्मल, नॉर्मल, ये रेकरिंग है। बट अगर ट्रक से चावल आ रहा और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, 230 किलोमीटर की स्पीड पे बीएमडब्ल्यू चल रही थी, ट्रक को ठोक दिया के, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन रेकरिंग। समझ में आया? ये कैपिटल नेचर का लॉस है। लॉजिक समझ गए? व्हाट इज कैपिटल लॉस सर? बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल है। लॉसेस विच अकर इन द बिजनेस समटाइम्स आर कॉल्ड एज नॉन रेकरिंग, आर कॉल्ड एज नॉन रेकरिंग। और जो लॉसेस होते रहते हैं भाई, कस्टमर पैसे लेके भाग गया, जनरल है, हर बिजनेस में भागते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? रेकरिंग। लेट अस से कि आपका बिजनेस है सो कॉल्ड साड़ीज का, लेडीज सूट का, चूहा 2-4 साड़ी कतर गया, ये रेकरिंग माना जाएगा। बट अगर भगवान ना करे दुकान पे आग लग गई, क्या आग भी हमेशा लगेगी? इट इज नॉन रेकरिंग। सुनाई पड़ी बात? यू हैव अ बैंक्वेट हॉल, क्रॉकरी यूज होती है, छोटे बच्चे भी आते हैं बैंक्वेट हॉल में खाना ना खाते हैं, बोरोसिल की प्लेट, बोन चाइना की प्लेट उठाई, सही से रखी नहीं, और वो तड़तड़ा के टूट गई। विच टाइप ऑफ लॉस इज दिस? नॉन रेकरिंग और रेकरिंग? रेकरिंग। भाई एक पार्टी होगी, 1000 लोगों की गैदरिंग है, 500-600 प्लेट्स लगी है, वॉश होके फिर से लग जाती हैं, इसलिए मैं खाना पहले ही खा लेता हूँ। समझ में आया कि नहीं? वॉशिंग का इंतजार नहीं करते। और प्लेट रखी और एक छोटा बच्चा कूद गया उसके ऊपर, ये रेकरिंग है। समझ में आई बात? बट अगर प्लेट पूरी की पूरी किचन से कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी पूरी नहीं दी थी चुराक भाग गया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन रेकरिंग। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप बीती बता रहा हूँ बच्चों। हमारे घर के ठीक सामने एक पोल है जिसपे एयरटेल की कनेक्टिविटी है। एयरटेल वालों ने अपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, वो रात को 11:30 बजे आके ढेर सारी तारें खींच के भाग गया। तो पूरे मोहल्ले में 1-2 किलोमीटर तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रही। अब ये पता कैसे लगा? व्हेन आई कॉल्ड दैट पर्सन हु अटेंड्स द कंप्लेंट, ही सेड तो किसी ने खींच के तोड़ा है, ये ऐसा नहीं है कि रेगुलरली तार किसी वजह से टूट गई हो, ऐसा नहीं है। तो आई हैड अ कैमरा इंस्टॉल, तो कैमरे में चेक किया गया, तो वो इंटरनेट वाले सीढ़ी लेके आते हैं ना, सो दे वर पुटिंग दैट लैडर ऑन द पिलर पोल जिससे चढ़ रहे थे। तो आई सेड कि भाई हो सकता है रिपेयर करने आया हो। कह रहे सर 7 बजे के बाद जनरली वी डू नॉट अटेंड कंप्लेंट्स, 11:30 बजे कौन कंप्लेंट अटेंड करने आएगा? और पता लगा कि वो जब ऊपर चढ़ा कोई टूल्स भी लेके नहीं चढ़ा, और जैसे ही सो कॉल्ड ऊपर चढ़ा बस वैसे ही नीचे चला आया, खिसियाहट में एकदम, दैट दे हैव किक्ड मी आउट ऑफ द जॉब सो आई टेक द रिवेंज। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? फिर मैंने उनको रिकॉर्डिंग दे दी, फिर पुलिस FIR थाने में बंद पिछले 1-1.5 महीने से। वो समझ में आ गई बात? जेल चला गया वो इंसान मेरी वजह से। हर्ड वेल चिल्ड्रन। तो ये कौन सा लॉस होगा एयरटेल के लिए? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग। बट अगर रेन, एक्सेसिव हीट, ट्रक जा रहा है तार टूट गई, ये तो भाई टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा तो होता ही है, ये वो मान के चलते हैं, उसी हिसाब से वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये लॉस क्या होगा? समझ में आया? तो लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू पिल्फरेज, लीकेज, ये रेकरिंग माना जाएगा। बट लॉस बाय थेफ्ट नॉन रेकरिंग है। समझ में आ गई बात? चलिए, so damage due to fire, flood, I have already told. So children, these are the rules that we need to remember. Any activity related to purchase or sale जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस देके चली जाए, इट इज कॉल्ड एज नॉन रेकरिंग कैपिटल नेचर। तो इफ यू आर अ कॉलोनाइजर, प्रॉपर्टी डीलर, आपने बिल्डिंग खरीदी एंड यू आर सपोज टू सेट अप योर ऑफिस इन दैट बिल्डिंग, वो बेचने के लिए नहीं है, तो इट इज कैपिटल नेचर। अरे बड़े बन जाइए, अब नॉन रेकरिंग मत बोलिए, कैपिटल नेचर। और अगर आपने 50 फ्लैट्स बना दिए, 25 पीसेस ऑफ प्लॉट आपके पास है, 200 स्क्वायर यार्ड्स ईच, जो बेचने के लिए आपने खरीदा है, इज इट ऑल्सो कैपिटल नेचर? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का है, जल्दी से झटपट बिक जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? पैंटालून के स्टोर के बाहर वो एक पुतले खड़े रहते हैं जिनको मैनिक्विन्स बोलते हैं, क्या वो भी बेचने के लिए? नॉट एट ऑल। उसको परचेज करना कैपिटल नेचर है, बट जो कपड़े उन्होंने रखे हैं बेचने के लिए उसे खरीदना रेवेन्यू नेचर है। समझ गए सब लोग? एक्सपेंडिचर on items purchased for resale does not amount to capital nature activity. 25 लैपटॉप्स आपने परचेज किए, 3 ऑफिस में यूज करेंगे, 22 बेचने के लिए आए हैं। 3 would be categorized as capital nature, 22 won't be categorized as capital nature. सर फिर इन्हें क्या बोलेंगे? बता देता हूं, वैसे बात की बात है, रेवेन्यू नेचर। अंडरस्टूड? एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट और ऑल्टरेशन, आपने अपने ऑफिस में क्यूबिकल्स लगवा लिए। पता है व्हाट इज क्यूबिकल्स? वो जो सेक्शंस बन जाते हैं, एम्प्लॉइज इजीली बैठ के काम कर पाए। पहले ऐसा नहीं था, चाहे आपने 2 रुपए खर्च किए हो चाहे 200 करोड़ खर्च किए हो, द एक्टिविटी इज कैपिटल नेचर। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सुनाई पड़ी बात? मशीन लगवा ली, उसमें एक अटैचमेंट फिक्स करवा लिया जिससे मशीन का आउटपुट बढ़ गया। इट इज अगेन कॉल्ड एज कैपिटल नेचर एक्टिविटी। कितना बच्चों समझ में आया? पक्का? कंफर्म? अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जो आपके दिमाग से उड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये चीजें आपको क्लास 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। बहुत भयंकर पॉइंट है चिल्ड्रन। Take an example, you are a joint stock company and the name of the company is what, children? CR Limited. Date of registration, जिसे आप कंपनी की लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, is 14th of November 2022. Correct? Now officially after this date, you are supposed to do any type of legal business activity in the name of CR Limited. You are not restricted in any way. इतना समझ में आ गया? बट कंपनी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था चिल्ड्रन, इट स्टार्टेड ऑन 1st of July 2021. सो 1st July 2021 से आज तक डेफिनेटली पैसा भी तो खर्च हुआ होगा। एडवोकेट की फीस, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एंड ऑल दैट पढ़ा है आपने। उन सब पे टोटल खर्च हुआ 50,000 रुपी। Children, will this expenditure be done every year after 14 November also? Practically it would be never done now, कि अब थोड़ा वो सब काम होने हैं। तो any expense which is done prior to the date of registration is called as preliminary expense. आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया होगा ना? बोर्ड के ठीक पहले एक और एग्जाम होता है, क्या बोलते हैं? छोटू बोर्ड, जैसे छोटू मन जाती है। प्री बोर्ड्स, कभी कभी उसको प्रीलिम्स भी बोलते हैं। प्रीलिम्स, प्री बोर्ड एक ही बात है। प्रीलिम्स इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द वर्ड प्रीलिमिनरी। व्हाट? प्रीलिमिनरी। जब आप स्कूल की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेज पे आप रिहर्सल करते हैं, तो वो प्रीलिमिनरी है वो। सो 50,000 रुपी is your expenditure because it is going to give you long term benefit. कंपनी को फॉर्म करने में इतने पैसे खर्च हुए, तो ये 1 साल बेनिफिट, 2 साल बेनिफिट नहीं देगा, ये आपको बेनिफिट देगा लेट अस से 20 इयर्स का। कितने इयर्स का? 20 तो सर एक काम करते हैं, फिर 50,000 रुपी को हम डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो एनुअल एक्सपेंस कितना आ गया? 25 नेट। हर साल हम इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। सेल माइनस परचेज माइनस ये वाला एक्सपेंस। यस और नो? कंफ्यूजन यहीं पे स्टार्ट होता है। सर क्या हम पैसा नहीं देंगे? बिल्कुल, हम पैसा पूरा दे चुके हैं, बट अपने रिकॉर्ड्स में अगर आप पूरा 50,000 एक साथ लेस कर दो, प्रॉफिट विल बी गोइंग डाउन धड़ाम से। आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है बच्चों, याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट धड़ाम से बढ़ाम हो जाएगा,
क्या आप डिविडेंड दे पाएंगे अपने शेयर होल्डर्स को? आपके शेयर होल्डर्स को बच्चों जब डिविडेंड नहीं मिलेगा, दे विल लूज फेथ ऑन योर क्रेडिबिलिटी। वो लोगों को कहेंगे हाय राम, फंस गया यार शेयर खरीद के, इतनी 2 कौड़ी की कंपनी है, पहले साल ही प्रॉफिट इनका भ्रष्ट हो गया। In that case, they would be willing to sell their shares in the stock market and get rid of this nuisance of investment. तो मार्केट में बेचने वाले ढेर सारे लोग आ जाएंगे, बेचने वाले, सप्लाई ज्यादा, खरीदार है ही नहीं क्योंकि कंपनी बेकार है, तो शेयर प्राइसेस विल गो डाउन। तो मार्केट में ये टर्बुलेंस ना आए, हलचल ना पैदा हो, यू हैव इन योर सपोर्ट what is called as Income Tax Act 1961, which says ऐसे expenses को over the period of maximum 5 years आप अपने profit में से bear कर लें। So what is 50,000 by 5 children? 10,000 rupee। तो आप 10,000 rupee हर year अपने profit में से लेस कर लेंगे, and we call it as preliminary expenses written off। कैसे इसकी अकाउंटिंग करते हैं मैंने आपको मैथ्स बताई है, अभी जब आप फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे मैं इसको आपको सिखाऊंगा हाउ वी डू इट्स अकाउंटिंग बेसिकली। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? पक्का? तो पेमेंट विल बी डन डेफिनेटली समटाइम्स प्रायर दिस डेट or 1 or 2 days or 1 or 2 months after this, but this won't be treated as an expense in full, rather how much of it would be treated? Only 10। पेमेंट पैसा आपने दे दिया, बट अपने प्रॉफिट में से आप इसे पूरा एक साथ रिड्यूस नहीं करेंगे। Why? If you do it, your profits would drastically go down। तो डिविडेंड बांटने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। बात समझ में आई? यहीं पे वो कॉन्सेप्ट आता है जो हमने पढ़ा था बच्चों, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। पेमेंट वुड बी डन ऑफ हाउ मच? वेरी गुड, बट द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंस इज हाउ मच चिल्ड्रन? तो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड पेमेंट चिल्ड्रन? सर पैसा देंगे कहां से? अरे शेयर इशू करोगे आईपीओ में, अरबों खरबों करोड़ों रुपए आएगा, आउट ऑफ दैट 50,000 पे कर देंगे, बट अपने प्रॉफिट में पूरा 50 लेस नहीं करेंगे। कितना लेस करेंगे? सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप इसे बेयर कर सकते हैं। आप पहले बेयर करना चाहे कर लें, नुकसान आपका ही होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा कमाया नहीं, पूरा 50 माइनस कर दिया, प्रॉफिट्स वुड बी ड्रास्टिकली डाइंग डाउन। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? दिस इज कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। So children, do answer, will these expenses be giving us the benefit only for 1 year? Throughout। बट हमने इसको कितने ईयर्स तक रेस्ट्रिक्ट किया? 5। सर 5 ही साल का रूल क्यों बनाया? इनकम टैक्स की किताब में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, बट मेरे को ये लगता है कि कहीं पे भी जब इंडिया में नई गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इट स्टेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ, हो सकता है अगली गवर्नमेंट रूल चेंज कर दे, तो इसलिए जनरली जो पॉलिसीज प्लान्स बनाए जाते हैं उनका टाइम पीरियड 5 से एक्सीड नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया? व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस चिल्ड्रन? तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हिच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए सब लोग? आई वांट पीपल टू प्लीज कॉपी दिस इन योर क्लासवर्क नोटबुक। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबको ये बातें समझ में आ गई? सो चिल्ड्रन, कैपिटल ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए बस ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड व्हेनसोएवर यू विल गेट अ थ्योरी टाइप क्वेश्चन इन दिस, रीजंस वुड बी आस्क्ड, तो रीजंस में यही टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए। So children, next class we'll be doing what is called as revenue nature transactions। ये भी आप बोल सकते हैं जो कैपिटल नेचर के थे, वेल एंड गुड, जो बाकी बचे समझ में आ गया, बट एग्जाम में लिख के आएंगे, अंडा मिलेगा आपको। What are revenue nature transactions which are not capital nature transactions? ओके, तो ऐसे मत करिएगा। चलिए, that's all।